और ज़रा अपडेट ले लेते हैं इस वक्त क्या है वहाँ से ताज़ा अपडेट। इसके लिए मैं रुख करूँगा प्रदीप रावत रवाल्टा का, स्थानीय पत्रकार हैं। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो स्थिति बताएं प्रदीप, क्या स्थिति है? रेस्क्यू शुरू तो हुआ है, लेकिन बचाने की जो कवायद है मजदूरों को, वो कहाँ तक बढ़ पाई? अभी जो रेस्क्यू कार्य जो शुरू हुआ था, जो कल ही शुरू हुआ था और काफी देर से शुरू हुआ, जैसे सुबह 5:30 बजे जब ये हादसा बताया जा रहा है, जिस तरह से कंपनी के लोग बता रहे, तो जो उसका रेस्क्यू है वो काफी देर में शुरू हुआ। और दीपावली की छुट्टी थी, तो वहाँ जो आला अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी, वो भी मौके पर नहीं थे, वो भी काफी देर से पहुंचे। बहरहाल जो रेस्क्यू शुरू हुआ, रेस्क्यू की स्थिति इस समय ये है कि वहां पर ये तय किया जा रहा है कि मजदूरों को किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि जो मलबा निकालने की एक प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो मलबा निकालने की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो जैसे जैसे मलबा निकाल रहे हैं, वहाँ ये बताया जा रहा है कि उसके साथ और मलबा गिर रहा है, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार मलबा गिरने से अंदर भी इस तरह का भूस्खलन हो सकता है जिस एरिया में मजदूर फंसे हुए हैं। तो अब ये जिस तरह से अभी प्रशासन की टीमों ने, आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा वहां पर थे, जिस तरह से उनका कहना है कि वहां ह्यूम पाइप डाले जाएंगे और ह्यूम पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि जो पाइप है वो देहरादून और हरिद्वार से वहां भेजे जा रहे हैं और एक मशीन भी मंगवाई गई, तो वो मशीन अर्पण यदुवंशी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ प्रदीप, ये कह रहे हैं कि कल रात तक हम निकाल लेंगे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है रात हो जाएगा? हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कल रात भी संभव हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी पाइप वहां उत्तरकाशी पहुंची नहीं है, मुझे लगता है देर रात तक पाइप वहां पहुंचेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग की जाएगी और ड्रिलिंग करने के बाद इन पाइपों को वहां तक पहुंचाया जाएगा, फिर इनको जोड़ा जाएगा। तो उसमें मुझे लगता है कि 2 दिन का वक्त कम से कम लग सकता है दीप। लेकिन तब तक अभी ये गनीमत ये है कि वहां पर एक पाइपलाइन जो है वो वहां से पर्ची डाली जा रही है, खाने पीने का सामान डाला जा रहा है, ऑक्सीजन डाली जा रही है। आपको लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए और 2 दिन तक अगर वक्त लगता है तो उनके लिए ये चीजें पर्याप्त होंगी इस पाइपलाइन के जरिए जो भेजी जा रही हैं? देखो, फिलहाल केवल दुआएं कर सकते हैं लोग, प्रार्थना कर सकते हैं कि वो किसी तरह वहां बचे रहें। कितना उन 40 लोगों के लिए एक पाइप के जरिए कितना खाना पहुंचाया जा रहा होगा वहां से, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से कोई दाल या चावल या रोटी इस तरह का खाना नहीं वहां भेज सकते। वहां ड्राई फूड ही, मतलब इस तरह का चने हो गए या कुछ दूसरी चीजें ही, इस तरह की चीजें भेजी जा सकती है। तो उस पर वो कितना, अगर जितना देर होंगी उनकी सांसों को बचाने में उतनी मुश्किल होगी, क्योंकि वो एक एक सांस को उस घुप अंधेरे में किस तरह से जी रहे होंगे, अंदाजा लगा करके ही रूह कांपने लगती है कि किस तरह से एक टनल के अंदर, बंद टनल के अंदर, जहां ऑक्सीजन भी पाइप से दी जा रही है, वो कैसे जी रहे होंगे। और उस टनल में केवल भूस्खलन का खतरा नहीं है, वहां पानी भी अंदर रिस रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है। जितनी देर होगी उनको उतनी ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो कंपनी है इसका कोई रिएक्शन आ पाया है? क्या इसको, क्या ये स्वाभाविक इसको वो हादसा मान रहे हैं या लापरवाही से ऐसा हो गया? कुछ प्रतिक्रिया दी है कंपनी ने? कंपनी के लोगों का ये कहना है कि वो इस पे नहीं कह रहे हैं कि भाई ये घटना हुई है या इस तरह की चीजें होती है। कंपनी के लोग कह रहे हैं कि फिलहाल हम लोगों को बचा ले। लेकिन मैं आप एक चीज आपको बताऊं, जो ये टनल बनाई जा रही है, इस टनल को इस 2023 में बन करके पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये टनल नहीं बन पा रही है, क्योंकि बार बार यही भूस्खलन की जो घटनाएं उस टनल के अंदर हो रही हैं। बावजूद इसके कंपनी के लोग इस पे काम जारी रखे हुए हैं, और ये फ्यूचर इसका क्या होगा, इस पे भी सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा एक स्ट्रक्चर इनका जो बनाया हुआ था वो धड़ाम हो गया, तो क्या भविष्य में ये टनल सुरक्षित रह पाएगी, इस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक आपकी चिंता है, आपका आकलन है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, तमाम लोगों ने हादसे को लेकर सीएम धामी से वहाँ पर बातचीत भी की। लेकिन ये जो 4 धाम का जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका मेजॉरिटी जो है ये पूरा टनल के अंदर है वहाँ पर। तो ऐसे में अगर टनल में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, सवाल या निशान तो लगेंगे, लेकिन क्या कुछ होता है आगे देखना अभी बाकी है। उम्मीद हम ये करते हैं, हमारी दुआएं भी हैं कि 40 के 40 मजदूर जो हैं अंदर सुरक्षित रहें और उन तक राहत और बचाव का जल्द से जल्द जो पूरा सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब चलते हैं ज़रा दीपक यादव मेरे सहयोगी के पास, और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे और थोड़ा सा ग्राफिक्स के ज़रिए जो टनल की जो स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। ओवर टू यू दीपक, ज़रा बताएं कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या समझ में आ रहा है, कहाँ ये चूक हो गई,
हादसा कैसे हुआ, कुछ समझ में आ पा रहा है क्या? देखिए, हम दीपक, जैसी जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर हमने एक एनिमेशन बनाया है। उस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है असल में। उत्तराखंड के उत्तर में उत्तरकाशी है और यहीं पर वो घटना हुई है, और इस घटना में किस तरह से हुआ होगा वो हम बताने की कोशिश करते हैं। ये जो टनल है, ये पूरी टनल करीब 4.5 किलोमीटर की है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं। ये 4.5 किलोमीटर की टनल है, जिसमें से 230 मीटर कंक्रीटिंग एक तरह से हो गई थी, एक तरह से इसको पूरी तरह से पक्का कर दिया गया था, टनल बन चुकी थी। लेकिन 230 मीटर के ठीक आगे ये हादसा हुआ है। ये जो भूस्खलन हुआ है, जो मलबा गिरा है, वो ठीक 230 मीटर के आगे हुआ है। 50 मीटर हिस्सा करीब धंस गया है, आगे और भी ज्यादा धंसा हुआ हो सकता है। इसके बाद 2800 मीटर अंदर वो 40 मजदूर जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो मुहाने से, यानी सिलक्यारा और डांडलगांव अगला हिस्सा है। सिलक्यारा की तरफ से अगर आप जाते हैं तो 230 मीटर हिस्सा तैयार है, उसके बाद ये हादसा हुआ है, और उसके 2800 मीटर आगे करीब मजदूर वहां पर मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 40 मजदूर हैं, फंसे हुए हैं, और सभी सुरक्षित हैं। उनसे बातचीत हो रही है, उनको खाना दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है। यहीं से एक पाइपलाइन डाली गई है, वो पाइपलाइन के जरिए ही उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी पाइपलाइन में कंप्रेशर के जरिए चना या जो भी ड्राई फ्रूट्स, जैसा भी खाना उनको भेजने की कोशिश हो रही है, उन तक पहुंच रहा है, पानी उन तक पहुंच रहा है, जिससे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर एक तरफ काम चल रहा है तो दूसरी तरफ से निकल क्यों नहीं जाते? क्योंकि काम सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही हुआ है, आधा किलोमीटर काम अभी बाकी है, इसलिए वो आगे से पूरी तरह से जो टनल है वो बंद है। तो आप देख सकते हैं जो सफेद हिस्सा है वो पूरी तरह से बंद है, यानी मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। तो ये पूरा परिदृश्य है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई एक संस्था काम नहीं कर रही है। एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, एनएचआईडीसीएल लगी है, बीआरओ है, आईटीबीपी है, ये सारी संस्थाएं लगी हुई हैं और इनको बचाने का काम कर रही हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं जिन्होंने लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है, रियल एस्टेट में काम किया और काफ़ी टेक्निकली चीज़ों को समझते हैं, सिविल इंजीनियर हैं। हमारे साथ निमिष गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। निमिष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे हमने बताने की कोशिश की कि ये जो पूरी घटना है ये स्वाभाविक तौर पर बहुत ही दर्दनाक घटना है, और 40 मजदूर फंसे हैं, उनके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहें, उनको सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, जो एजेंसीज़ हैं, रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं, वो पूरी अपने प्रयास कर रही हैं। लेकिन इस तरह की घटना जब होती है तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, किस तरह से उनको निकालने की कोशिश होती है, और ये जो अभी तक पूरा एक्शन सरकार की तरफ से देखा गया, इसमें आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि कल शाम तक हम उनको निकाल पाएंगे। दीपक जी, धन्यवाद इस टॉपिक पर बात करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की क्षमताएं हम बाकी जगह भी देख चुके हैं। आई थिंक दुनिया की सबसे अच्छी संस्थाओं में से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आती हैं, जो हमारे देश में नहीं, बाहर जा जाके भी लोगों का बचाव करती हैं। तो उनकी क्षमताओं में, और जिन एजेंसीज का आपने नाम लिया है, उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। मैं एक बहुत मूलभूत बात करना चाहूंगा इस पर, जो कि बहुत जरूरी है ये समझना कि जब हम इन एजेंसीज की बात करते हैं, हिमालय एक मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ पहाड़ है। सारे जो रॉक्स हैं वो भुरभुरे रॉक्स हैं, जिनको रूपांतरिक चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, इन चट्टानों की खुद की टेंडेंसी होती है, इनके आपस में कुछ कोहेजन होता नहीं है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको जियोलॉजिस्ट की जरूरत हो। जब ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो जियोलॉजिस्ट की एक एजेंसी को परमानेंटली वहां पर रहना, ताकि उन सब चीजों के लिए ऐसी परिस्थितियों में ना सिर्फ उनको वो प्रोएक्टिवली इन परिस्थितियों को रोक पाए, वार्निंग दे पाए कि इस तरह से काम करने पे शायद भूस्खलन हो जाएगा और इस भूस्खलन से फिर एक आपदा आ सकती है। तो जरूरी है कि इन सब ऐसे प्रोजेक्ट्स में जियोलॉजिस्ट को यहाँ पर लाना चाहिए, जो कि एक मेरी बहुत बड़ी धारणा है। स्पेशली जब भी हिमालय में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए कि जियोलॉजिस्ट की कोई एजेंसी, एक अच्छी क्षमता वाली सवाल एजेंसी। इसमें ये आता है कि जब भी इस तरह के, निमिष सर, मैं माफी चाहूंगा, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट जब भी बनते हैं उसमें हम प्रॉपर सर्वे करते हैं, हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, वो पूरी जो
टनल हम बना रहे हैं उसमें आगे हम कैसे बढ़ रहे हैं, टीबीएम कैसे आगे बढ़ रही है, आगे क्या पानी है कि गाद है कि क्या है, वो सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो क्या यहाँ पर सर्वे में कोई कमी रह गई? क्योंकि ये घटना पहले भी हुई है और उसके बाद में भी ये बड़ी भारी घटना इसलिए है क्योंकि वो जो भूस्खलन है वो रुक नहीं रहा है। आप जितनी भी गाद निकाल रहे हैं उसमें से और गाद आती जा रही है। दीपक जी, इसी टॉपिक के संदर्भ में मैं आपसे और बात करना चाहूंगा। चिंता का विषय सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं है, चिंता का विषय वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हाल ही के समय में जिनमें एक्सीडेंट्स हुए हैं। और इसमें एक देश की विडंबना है सर, बहुत बड़ी विडंबना है, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलते आया हूं पुराने समय से भी। वो है कि हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो टैलेंट है, हमारी जो प्रतिभाएं हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर जियोलॉजी में हो, भूवैज्ञानिक हो, किसी को भी कोर इंजीनियरिंग में काम करने की इच्छा नहीं है। और इस वजह से आप उनका पलायन देखते हैं, ना सिर्फ देश से बाहर, बट उन फील्ड्स में जहां पे उनको लगता है कि मैं थोड़ी सी आराम की जिंदगी, मैं नहीं कहना चाहूंगा। ये जो काम होते हैं बड़े डिफिकल्ट काम होते हैं सर। ये आसान होता है, मुझे यहाँ आज मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये हो रहा है। जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है उन सब के लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। इसलिए जरूरी है कि उन प्रतिभाओं को वहां पर लाया जाए ताकि उनको लगाया दिया जाए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है, जब आपने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग होती है, डीपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी प्रोजेक्ट का। हमारे यहाँ पे अच्छे डीपीआर कंसल्टेंट्स का होना वो एक लाजमी चीज है। इंटरनेशनल कंपटीशन हो, इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास डीपीआर कंसल्टेंट्स आए, इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज इस पे काम करें। जितना ज्ञान हम इनिशियली इन प्रोजेक्ट्स में पहले डाल सकते हैं, उन सारे रिस्क फैक्टर्स को हम निकाल सकते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स की प्लानिंग कर सकते हैं, रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं। ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए। जब तक आप उस डीपीआर में एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं लगाएंगे, इस तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये आपदाएं उस समय होती हैं, हम कुछ समय के लिए जागते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। जरूरी ये है कि हम इन आपदाओं से सीख लें। शॉर्ट में मेरा एक अंतिम सवाल सिर्फ ये होगा कि ये जो अभी तक सरकार इस पूरे घटनाक्रम में बचाव कार्य में लगी है, ये कितना मुफीद हो पा रहा है? इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है? क्या कुछ सुझाव देंगे आप इसमें उन लोग 40 जिंदगियों को बचाने के लिए? दीपक जी, जैसे मैंने सुना पढ़ा भी कि इन एजेंसीज ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक देश के प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर की जियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी बुलाया है। इसमें जियोलॉजिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना सिर्फ प्लानिंग के लिए है बट बचाव के लिए भी है। जैसा आपने कहा कि जैसे जैसे, क्योंकि ये भुरभुरा रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, जैसे जैसे आप मलबा हटाएंगे वो भूस्खलन, उसके ऊपर ओवरबर्डन है, वो ओवरबर्डन गिरता जाएगा और वो एक और बड़ा रिस्क पैदा कर सकता है। इसके लिए जैसे एक ह्यूम पाइप की तरीका है, जो ह्यूम पाइप को ड्राइव करके एक बॉक्स टेक्निक से निकालकर उनको निकाला जाए, एक बड़ा ह्यूम पाइप ड्राइव किया जाए अंदर, ताकि आप पूरे के पूरे एक उसके लिए शेल बना दें और वहां से आप लोगों को निकाल पाएं। और फिर धीरे धीरे आप उसको मलबे को एक एक उसमें जो आपका पाइप है, पाइप के द्वारा बाहर निकाला जाए, उसके आसपास के मलबे को धीरे धीरे निकाला जाए। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर भी लगानी पड़ेगी, एक फॉल्स वर्क करना पड़ेगा ताकि और मलबा ना गिरे। अब ये समझना जरूरी है, इसलिए जियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी कि वो मलबा कितना है, कितना वजनी है, ताकि आप फॉल्स वर्क की डिजाइन कर पाएं। फॉल्स वर्क एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन टेक्निक होती है जो हर कॉन्ट्रैक्टर ने वो करनी होती है। और इस काम को करने से पहले भी डीपीआर में भी शायद उसके ऊपर एक महत्ता दी गई होगी कि आपने फॉल्स वर्क की डिजाइन कैसे करनी है, फॉल्स वर्क का अप्रोच क्या होना है, और जब इस तरह की परिस्थिति आएगी तो इसको मैनेज कैसे करना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निमिष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी मामले पर अपनी राय देने के लिए। शुक्रिया सर। इस बीच दीपक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी मजदूर फंसे हैं, उन 40 मजदूरों में 8 राज्यों के 40 मजदूर हैं। उसमें झारखंड के भी हैं 15 मजदूर, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, ओडिशा के 5 हैं, बिहार के 4 हैं, पश्चिम बंगाल के 3 हैं, उत्तराखंड जहां पर यह घटना हुई है उसके 2 मजदूर हैं, असम के 2 हैं और हिमाचल प्रदेश का 1 मजदूर है। तो ये 40 जिंदगियां अभी भी जद्दोजहद कर रही हैं अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए पूरे देश की निगाहें हैं दीपक। और जो निमिष जी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि जो जियोफिजिकल जो रिसर्च होनी चाहिए उसके इर्द गिर्द भी इसको देखना पड़ेगा। इस तरह के हादसे नए नहीं हैं पहाड़ में, लेकिन हादसों से जोशीमठ के नीचे एक टनल बोरिंग मशीन फंसी हुई है
पूरी की पूरी एक प्रोजेक्ट एक पूरा पंचर हो चुका है। टनल इसी तरह से टनलिंग हो रही थी, टीबीएम अंदर जाती है, पूरा प्रोजेक्ट पंचर हो जाता है। तो हम क्या पहले के हादसों से हमने सबक लिया, नहीं लिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अब फोकस इसी पे कि इन 40 मजदूरों को जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जैसे जैसे अंदर वो पहुंच रहे हैं वहाँ पर पानी अब रिस रहा है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उम्मीद हमारी, दुआएं हमारी इन मजदूरों के साथ और तमाम एजेंसीज के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। शुक्रिया दीपक इस डिटेल्ड जानकारी के लिए।